डियर स्टूडेंट्स, बीए फोर्थ सेम लेसन आपका 6th और वीडियो जो है आपकी वो है फर्स्ट। पाठ का नाम है क्रांतिकारियों की विचारधारा और उपलब्धियां। पिछले पाठ में हमने विशेष रूप से गांधी जी की भूमिका के बारे में पढ़ा। गांधी जी भी उदारवादी विचारधारा से संबंध रखते थे और उससे पहले के जो हमारे पाठ थे वो उदारवादी या नरमवादी जो दल के लोग थे उनसे संबंध थे। फिर उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में पढ़ा। उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादियों से एक अलग विचारधारा थी, वो थी क्रांतिकारियों की विचारधारा। यह जो चरण था, यह जो आंदोलन का चरण था, यह एक अलग ही चरण था, निराला था अपने आप में, क्योंकि इसमें त्याग की जो है पराकाष्ठा हो जाती थी। अपना जो जीवन है वो बलिदान करने के लिए क्रांतिकारी लोग जो है वो तैयार रहते थे। तो इसका जो पहला जो चरण है, अगर हम फर्स्ट चरण की बात करें, कब से ये शुरू होता है, तो जब बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल विभाजन जब होता है, आपको पता है 1905 में हुआ था, तो उसके बाद से जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। तो इसमें उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादियों ने हालांकि पूरी शक्ति के साथ विरोध किया था, लेकिन अंग्रेज सरकार जब टस से मस नहीं हुई और सरकार द्वारा जब दमन किया गया, सरकार के दमन के परिणाम स्वरूप ये सब लोग फिर पनपे। विपिन चंद्र का कहना है कि इन दोनों तथ्यों ने विद्रोही मन स्थिति वाले बेचैन युवकों के दिमाग पर तात्कालिक प्रभाव डाला। यह भी स्पष्ट है कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि 19वीं सदी के अंतिम चरण से ही तैयार हो रही थी, चाहे उसमें तिलक के भाषण हो, लेख हों, कई फैक्टर काम कर रहे थे। तिलक के भाषण थे, लेख थे, इन सब से जो है युवाओं में जोश आ रहा था, जोश लगातार भर रहा था। और भी अन्य जो क्रांतिकारी लोग थे या अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, खासकर लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी, वो भी इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारी योगदान उसने दिया। यूरोप में, एशिया में जो अन्य घटनाएं घट रही थी, उनका भी योगदान इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि इटली को, जैसे कि एबीसिनिया ने पराजित किया था, जापान द्वारा रूस हरा दिया गया, इतना बड़ा देश। तो हमारे लोग भी सोचने लगे कि हम क्यों नहीं हरा सकते, हम भी तो ब्रिटेन को हरा सकते हैं। तो पश्चिमी जो श्रेष्ठता थी, पश्चिमी देशों की जो श्रेष्ठता थी, श्रेष्ठ होने का उनका जो दम भरते थे, वो टूट गई थी, वो भ्रम टूट गया था कि अब इनको भी भगाया जा सकता है, ऐसा लोग सोचने लगे थे। तो ये विश्वास दृढ़ होता है, तो निर्भीक युवक जो थे उन्होंने इस दिशा में कदम उठाए। तो शुरुआती जो चरण था उसमें विचारधारा कैसी थी क्रांतिकारियों की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआती चरण में विचारधारा। क्रांतिकारियों का विश्वास था कि संवैधानिक तरीके से तो समाप्त नहीं किया जा सकता अंग्रेजी राज को, तो हिंसा के बल पर ही, ये मान चुके थे कि हिंसा के बल पर ही इनके राज को खत्म किया जा सकता है, हिंसा के बल पर ही इनसे निपटा जा सकता है। पहले दौर के क्रांतिकारी केवल राष्ट्रवादी थे, वे ब्रिटिश राज को खत्म तो करना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद किस तरह का समाज होगा, कैसी सत्ता होगी, भविष्य कैसा होगा, कुल मिलाकर भविष्य कैसा होगा, कैसी सत्ता होगी, कैसा समाज होगा, कैसे सिस्टम चलेगा, इस बारे में उनका विजन जो है या जो सोच है वो स्पष्ट नहीं थी। ये शुरुआती दौर के क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं हम। वास्तविकता यह है कि देश प्रेम और राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत थे, ज़्यादा प्रेरित थे, भावुक ज़्यादा थे, अगर हम कहें तो देश के प्रति, समाज के प्रति।
तो ये लोग केवल एक ही इनके दिमाग में सपना था कि गुलामी को हमने उतार फेंकना है, गुलामी को फेंकना है। ये अधीर हो बैठे थे कि भारत को कैसे जल्द से जल्द आज़ाद कराएं। धैर्य कम पड़ रहा था इनका, ताकत से वो पछाड़ना चाहते थे। अगर हम उनकी विचारधारा को पॉइंट्स वाइज देखें तो पहला बिंदु आता है त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान में ये लोग विश्वास रखते थे, यही इनका मुख्य नारा था। समझौतावादी नीति नहीं चाहते थे, जैसा कि पहले चलती आई थी कि लड़ लिए फिर समझौता कर लिया। समझौतावादी नीति नहीं चाहते थे, नीति पसंद नहीं करते थे। न उदारवादी साधनों में विश्वास था, न राष्ट्रवादी साधनों में। उनका मानना था कि अंग्रेज भावनाहीन हैं, बहरे हैं, इनको हमारी वेदना, हमारी पीड़ा जो है दिखती नहीं है, सुनती नहीं है। तो प्रार्थना पत्र, ये मांग पत्र, बहिष्कार, स्वदेशी, ये जो है असर नहीं करेंगी, चीज़ें असर नहीं करती, ये इन लोगों का मानना था। इसकी बजाय हिंसात्मक साधन जो है ज़्यादा ठीक थे। उनका कहता है कि भारत में अंग्रेजों की जो संख्या है, अंग्रेज संख्या में आटे में नमक के समान है, मतलब बहुत ही कम है। तो इनको तो हराना बहुत आसान है। लक्ष्य बना लेना चाहिए, लक्ष्य बनाकर इनको मार कर निकाल देना चाहिए, यहाँ से मारना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो आमने सामने युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो यदि युद्ध का अवसर आ जाता है तो अंग्रेज भारतीयों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मारो और मरो, मारो और मरो जो है इनका सिद्धांत था। इसी सिद्धांत की ये पूजा करते थे। वे ये कह सकते थे कि अपनी योजना को अधिक से अधिक गोपनीय रखकर अंग्रेजों का वध करो, प्रयास करो कि खुद को बचाया जा सके, क्योंकि संख्या बहुत कम है। और अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो हंसते हंसते दंड को भी स्वीकार करो, और फांसी के फंदे पर या जो भी सज़ा मिलती है उसको स्वीकार करो, हंसते हंसते दंड स्वीकार करो। प्राण दे देते थे, लेकिन उनका मानना था कि उससे पहले प्राण अवश्य लो। क्रांतिकारियों का राष्ट्रवाद भी एक अलग अनुभव था। राष्ट्रवाद को देखने व नापने का सही समय वह होता था जब किसी को व्यक्ति को जिंदगी और मौत के बीच में फैसला करना होता था। अपितु राष्ट्रवादी विचार बनावटी भी हो सकते थे। क्रांतिकारियों ने इस राष्ट्रवाद के लिए वंदे मातरम शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया। तो ये हमने पहला बिंदु पढ़ा। दूसरा बिंदु है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद विपिन चंद्र के शब्दों में, क्रांतिकारियों ने ऐसी क्रांति को संगठित या आयोजित नहीं किया जो हिंसा पर आधारित हो और उससे सारा देश और उसकी जनता शामिल हो। उन्होंने आयरिश आतंकवादियों और रूसी निषेधवादियों के चरण चिन्हों पर चलना और उन अधिकारियों की हत्या करना बेहतर समझा जो अपने भारत विरोधी रवैये और दमनकारी कामों की वजह से बदनाम थे। मतलब उन्होंने आयरिश और जो रूसी जो निषेधकारी थे, जो रूसी क्रांतिकारी थे, उनका रास्ता अपनाया और सिलेक्टेड चयनित जो थे, चयनित जो बुरे या जो बदनाम अफसर थे उनको टारगेट किया, उनको ही मारा जाए, सबको ना मारा जाए और ना ही सारा देश इसमें शामिल हो सकता है। और इस सारे से फिर उनके दिमाग में एक आतंक पैदा किया जाए और जनता को भी राजनीतिक दृष्टि से तैयार किया जाए, उभारा जाए और अंततः अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया जाए। ये इनकी विचारधारा थी। तो इसके बाद इस बात को हम समझ गए, स्वाभाविक था कि क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों को और तरीकों का प्रचार खुले में नहीं कर सकते थे। प्रचार जो खुले में नहीं कर सकते थे, खुले में करते तो उनको अंग्रेज पकड़ लेते, जेलों में डाल देते, सजाएं मिलती बड़ी बड़ी।
तो गोपनीय तरीके से वो सारे काम करते थे। कार्रवाइयां भूमिगत होती थी। योजना, संगठन, भर्ती, प्रशिक्षण सब कुछ गुप्त था। योजना, प्रशिक्षण, भर्ती, कैसे युवक थे, कैसे साहसी युवक थे जिन्होंने इतने बड़े काम किए। उद्देश्य जनता में पहुंचाना चाहा लेकिन अधिक संभव नहीं था। उद्देश्य जनता में पहुंचाया लेकिन भूमिगत काम ज़्यादा था तो वो संभव ज़्यादा नहीं था, संख्या भी कम थी। अंग्रेज प्रशासन और प्रतिक्रियावादी प्रेस ने उन्हें आतंकवादी बताया। अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा और जो अंग्रेजों की प्रेस थी या उन जैसी प्रेस थी उनके विचारों से समर्थन रखते थे। परंपरावादी लेखकों ने भी हत्या, डकैती, हिंसा के कारण उनको आतंकवादी कहा। प्रश्न उठता है कि क्या वे आतंकवादी थे? यदि हम उनका मूल्यांकन उनके चरित्र और उद्देश्य के आधार पर कर पाते हैं तो वे निजी बदले की भावना या फिरौती पाने की लालसा के कारण आतंकवादी तरीके नहीं अपना रहे थे। तो कुल मिलाकर वो आतंकवादी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि न तो उनका निजी स्वार्थ था, न कोई बदले की भावना थी निजी, न कोई व्यक्तिगत बदला था। तो इसलिए वो उनको हम आतंकवादी नहीं कर सकते, बल्कि उनका उद्देश्य तो निस्वार्थ था। निस्वार्थ भाव से अपने देश के, अपने समाज के लोगों की रक्षा करना था। उनको अत्याचारों से बचाना था। तो इसलिए आतंकवादी न कहकर इनको हम क्या कहेंगे? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी कहेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। तीसरा जो बिंदु आता है वह है आपका व्यक्तिगत आतंकवादी। व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाइयों से बगावत की ओर। शुरुआत में इन क्रांतिकारियों की विचारधारा बदनाम अंग्रेज अधिकारी, जो बदनाम थे अंग्रेज अधिकारी, जो धोखा दे देते थे, गवाह बन जाते थे सरकारी, या पुलिस के मुखबिर होते थे, आतंकवाद क्रांतिकारियों के बारे में सूचना देते थे, इनको मारने तक सीमित थे। केंद्र जो है महाराष्ट्र इनकी गतिविधियों का और बंगाल मुख्यतः रहे। इसमें आपका एक मैप भी आएगा केंद्र के बारे में, क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र के बारे में। दमन से, हालांकि सरकारी जब दमन से इनकी कार्रवाई कमज़ोर पड़ने लगे थे क्योंकि संख्या बल कम था, साधन नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध आया, विश्व युद्ध से जो है फिर तेजी आ गई, क्योंकि अंग्रेज सरकार व्यस्त हो गई थी। तो लाभ उठाकर, ऐसी जो परिस्थितियां थी उनका लाभ उठाकर सेना में बगावत, विदेशी ताकतों से सहायता लेने की भी इन्होंने सोची। विदेशों से सहायता की योजनाएं बनाई। अपेक्षाकृत पंजाब व पश्चिम, इस समय इन चीज़ों में पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों की विशेष सक्रियता उस समय थी। विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे, संपर्क बनाकर अपनी जो योजनाएं थी उनको कार्य रूप देने का भी इन लोगों ने प्रयास किया। तो ये तीसरा बिंदु हमने देखा। चौथा बिंदु है धार्मिक परिवर्तन। ये कुछ जानबूझ के भी जोड़े जाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत सच भी हो सकता है। तो ये क्रांतिकारी जो लोग थे धर्म और रहस्यवाद से प्रभावित थे।
मैं तो एक बात मानता हूँ कि अगर ये धर्म से रहस्यवाद से प्रभावित है और उन्होंने राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी जो कुर्बानी दी, तो इसका मतलब यही है कि उस धर्म में, उस विश्वास में जो है बड़ी शक्ति रही होगी। तो इसमें विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद थे, अरविंद घोष थे, इनके विचारों से गहरे प्रेरित थे क्रांतिकारी। प्रतीक जो थे इस कार्यक्रम के, इस आंदोलन के, भारत माता, शक्ति पूजा, ढिंगड़ा, मदन लाल जी ढिंगड़ा ने क्या कहा, मातृभूमि की सेवा ही, मातृभूमि की सेवा ही श्री राम व श्री कृष्ण की सेवा है। इतनी भावुकता इनके अंदर थी, इतनी समझ थी। परंतु यह उल्लेखनीय है कि इस धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी वे सांप्रदायिक नहीं थे, सांप्रदायिक नहीं थे। ये ही बहुत बड़ी बात थी। तो ये हमने देखा कैसे शुरुआती विचारधारा हमने पढ़ी। फिर अगले वीडियो में हम केंद्र के रूप में पढ़ेंगे, मुख्य केंद्र कौन से थे। शुरुआती चरण में त्याग, बलिदान, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत कार्रवाई से बगावत की और धार्मिक प्रवृत्ति। अगली वीडियो जो होगी हमारी वह मुख्य रूप से आपके क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र के रूप में होने वाली है।